नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली का 10वां हिस्सा। चलिए, शिवानी जी के जादू भरे संसार में उनकी जादुई कलम का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली भाग 10। हेलो कली। पटनायक ने उसे हाथ पकड़कर जाफरी के एक कोने में खींच लिया। फंस गई ना जाल में। मुझे पता ही नहीं लगा कि तू लौट आई है, नहीं तो मैं पहले ही आगाह कर देती। हम तीनों को बारी बारी से यह मायावी दल सौंपा गया था, पर जिस होटल में ये 5 पांडव अपनी द्रौपदी को लेकर टिके थे वो मेरे जीजा का है। पी पिलाकर पहले ही दिन छोकरों ने ऐसा उधम मचाया कि मिस्टर शेखरन रातों रात अपने यहाँ ले आए। मीरा को तो एकदम मौल ही कर दिया भूखे शेरों ने। योगी से नहीं, किसी पहुंचे भोगी से दीक्षा लेकर आए हैं ससुरे। इसी से तो हम तीनों ने मना कर दिया। हम रिसेप्शनिस्ट अवश्य है, पर ऐसे रिसेप्शन का हमें अभ्यास नहीं है। वी ऑल कम फॉर गुड फैमिलीज। समझ क्या लिया है इस शेखरन ने हमें। मेरी चिंता मत करो वासवी। कली ने बटुआ खोलकर छोटे दर्पण में अपने म्लान पड़ गए लिपस्टिक की धूमिल रेखा को संवारा और चलने लगी। मैं अपनी देखभाल खूब अच्छी तरह कर सकती हूँ। मुझे मौल करने वाला व्यक्ति शायद अभी जन्मा नहीं है। कली ने बटुआ खटाक से बंद किया, सहयोगिनी के कंधे पर हल्की सी आश्वासनपूर्ण थपकी दी और बाहर चली आई। मिस पटनायक सिर से पैर तक सुलग गई। कली को वो फूटी आंखों नहीं देख सकती थी। कितनी बार पहले भी उसने उसकी ओर मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाया था, पर हर बार वह उसे ऐसे ही नीचा दिखाकर लिपस्टिक संवारती चली गई थी। ठीक है, भुगतेगी स्वयं। उसका कर्तव्य था, उसने आगाह कर दिया। समझाए समझे, नहीं तो धक्का दे दो। और कली घर लौटी तो द्वार पर ही अम्मा खड़ी थी। कितनी बार तेरे दरवाजे को देख गई। तेरा ताला हमारा जब देखो तब लटका ही रहता है। क्यों घबरा रही हो अम्मा। कली ने आगे बढ़कर बड़े लाड से दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी। परसों से यह ताला फिर पूरे 1 महीने के लिए लटका रहेगा। क्यों, फिर कहीं जा रही है क्या। इस बार तो सचमुच ही उड़ी जा रही हूँ अम्मा। पहले नेपाल फिर बनारस। सरला अम्मा की आंखें चमक उठी। नेपाल जा रही है तू। कैसी भाग्यवान हैरी। यहाँ बरसों हो गए झींकते। प्रवीर के बाबूजी कैद से कई दफे कह चुकी हूँ, पशुपतिनाथ के दर्शन करा दो। चलो ना मेरे साथ, परसों ही दर्शन करा दो तुम्हें। पहले भीतर तो आ। आज तेरी पसंद के करेले बनाए हैं, सुबह से लिए बैठी हूँ। अम्मा उसे भीतर खींच ले गई। पहले कुछ झिझक से कली आगे बढ़ी, पर ग्रह की जनहीन शून्यता के आह्वान से वह दूसरे क्षण आश्वस्त होकर बड़े धड़ल्ले से डग भरती अम्मा के पीछे चल दी और चौके में पहुंचते ही पीढ़ा खींचकर बैठ गई। अरे आज क्या घर से सबको निकाल दिया अम्मा। हंसकर कली ने दामी साड़ी घुटनों के बीच दबा ली। अरे उठ, न जाने कैसी लड़की है, 100-150 की साड़ी पहनकर फचाक से बिना धुले पटले पर ही बैठ गई। जा, उठकर खाने के कमरे में बैठ, मैं पराठे गर्म करके लाती हूँ। अरे छोड़ो भी अम्मा, यहाँ हमारे भूख की आरती कुलबुला रही है। अब पेट में ही पराठे गर्म होंगे। लाओ इधर। अम्मा के हाथ से कटोरदान छीनकर कली ने करेले पराठों में भींच कर रोल बना लिया और अपने सारे अदब कायदे भूलकर गपागप खाने लगी। वह भूल ही गई थी कि वह आज सुबह खाली एक प्याला चाय पीकर ही घर से निकल पड़ी थी। शेखरन की भूखी दृष्टि उसके पुष्ट सौंदर्य को ही देख पाई, लेकिन किसी ने उसकी भूखी आत्मा को कभी नहीं देखा। क्या कभी भी कोई उसके अंतर की व्यथा को नहीं जान पाएगा। कोई मुग्ध दृष्टि से उसकी बड़ी बड़ी आंखों को ही देखता रहता है। कोई निर्लज दृष्टि का अदृश्य भाला उसके सुडौल वक्ष के आर पार भेद कर उसकी बैकलेस चोली के बंधन शिथिल कर देता है। जितने ही लोलुप पुरुष, उतनी विचित्र विभिन्न दृष्टियां। पर क्या आज तक एक भी दृष्टि में उसे सच्चे निश्चल स्नेह की ऐसी झलक मिल सकी है। तवा रखकर अम्मा उससे कटोरदान छीनकर पराठे गरम करने लगी तो कली की आंखें छलछला उठी। उसकी ओर पीठ किए अम्मा स्वयं ही कहने लगी, आज सब अलीपुर गए थे। वहीं पांडे जी ने बड़े आग्रह से सबको रोक लिया। जया माया उन्हीं की लड़कियों के साथ खेल कर बड़ी हुई है। बड़ा स्नेह करते हैं बेचारे। कहने लगे, पहाड़ की 2-3 शादियों की मूवी बनाई है, वही दिखाएंगे। मैं तेरे बाबूजी के साथ घर चली आई। बच्चे रात का खाना वहीं खा पी कर लौटेंगे। इसी से तो अपने दोनों के लिए दूध गुंथे आटे के परांठे और कराले करेले बनाकर रख लिए थे। कैसे बने हैं रे करेले। तूने तो कुछ कहा भी नहीं। वाह वाह, बढ़िया चीज खाने के बीच में कुछ कहा जा सकता है भला। कली ने चटकारे लेकर नींबू के अचार की फांक मुंह में धर ली।
खाने वाला चुपचाप खाए चला जाए तो समझ लो अम्मा चीज ऐसी वैसी नहीं बनी है, वो तो अच्छी न लगी हो तभी खाने वाला उसे बातों के लच्छेदार जायके से स्वादिष्ट बनाता है। बस बस बातें करना तो कोई तुझसे सीखे। नहीं अम्मा, बातें नहीं बना रही हूँ, सच। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथों में, ऐसे करेलों के जन्मजात कड़वाहट भी दूर कर देती हूँ। मुझे लग रहा है सब करेले शायद मैं ही खा गई। देखूं तुम्हारे लिए कुछ बचा है या नहीं। उचक कर पथरौटे में झांकती कली को अम्मा ने स्नेह से दूर धकेल दिया। परे हो, कहीं छू मत देना। क्यों अम्मा, क्या कोई किरिस्तान हूं मैं। कली का मुंह उतर गया। नहीं नहीं बिटिया, तू भला क्यों किरिस्तान होने लगी, पर मैं तो जया माया का छुआ भी नहीं खाती। इसी बात को लेकर प्रवीर से रोज लड़ाई होती है मेरी। अब लाख सिर पटको, उसे भला बातों में कौन हरा सकता है। चल हाथ धोकर अंदर चल, यहाँ तो चौका सब गीला पड़ा है। अम्मा उसे लेकर बड़ी बेटी के कमरे में ही बैठ गई। अस्त व्यस्त कमरे की छटा देखकर ही कली समझ गई थी कि गृह स्वामिनी बड़ी हड़बड़ी में ही निकल कर गई है। एक पलंग पर सिनेमा की पत्रिकाएं बिखरी पड़ी हैं, दूसरी पर पलंग पोष गुड़ी मुड़ी करके बिछाकर एक कोने से ऊपर तक उठ गया था। उसी पर उतार कर फेंके गए साड़ी ब्लाउज फ्रॉक बिखरे थे। इतनी बड़ी हो गई है जया, पर सलीका रत्ती भर भी नहीं सीख पाई। कौन कहेगा यह अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी। अम्मा फूहड़ पुत्री के अस्त व्यस्त कमरे भर में बिखरी चीजों को समेटती खिसियाए स्वर में स्वयं ही कैफियत देने लगी। करे भी क्या, मन चित्त ठिकाने पर हो तो काम में जी भी लगे। जया क्या ऐसी थी। अब तुझे क्या बताऊं बेटी, छूने से मैली होती थी लड़की। पन ओढ़कर बंगालियों में उठती बैठती तो सब कश्मीरन ही समझते थे। कहते कहते अम्मा का गला भारी हो आया। बुद्धिमती कली ने कुछ भी नहीं पूछा, पर उस दिन कठिनता से मिले एकांत के कुछ क्षणों में अम्मा उसके सामने सब कुछ उगल गई। जया के दशांतर का फेर, बड़े जामाता के निर्लज्जतापूर्ण आचरण को लेकर कई बार सुलग कर दहक पड़ी ग्रह युद्ध की चिंगारी, कुछ भी कली से छिपा नहीं रहा। वह संकुचित होकर अनमनी सी हो गई। यह शायद अम्मा ने भाप लिया। अरे तू कौन पर आई है बेटी, कब से तेरी राह देख रही थी कि तू आए तो दो घड़ी बतिया कर मेरा जी हल्का करूं। दोनों मेरी कोख की जाई सगी बेटियां हैं, पर दोनों का जैसे मुझसे विश्वास ही उठ गया है। माया कहती है कि मैं जया का ही पक्ष लेती हूँ, और जया कहती है कि मैं तुम्हें भारी हो गई हूँ। अब तू ही बता बेटी, भला भैंस के सींग क्या कभी उसे भारी होते हैं। आंचल से आंखें पोंछती अम्मा ने खिड़की बंद कर दी। बाहर बाबूजी बैठे कुछ पढ़ रहे थे, शायद कहीं कुछ सुन न ले, और सुन लेने पर वह अल्पभाषी अनुभवी गृहस्वामी कभी भी अम्मा को घर का भेद एक सर्वथा अनजान विभीषण को बता देने के लिए क्षमा नहीं कर पाएगा, यह भी कली खूब समझती थी। पर यह क्या स्वेच्छा से ही विभीषण बनी थी। जया का मन तो घावों से भरा है बेटी, अम्मा कहने लगी। जरा किसी ने हिला भर दिया कि घाव दुख गया। माया को लाख समझाती हूँ कि तू ही चुप रह जा, पर माने तब ना। मैं इलाहाबाद गई तो सुना माया ने जीजा से कुछ ऐसी ओछी बात कह दी कि शर्म नहीं आती ससुराल में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हो। बस सामान बांध बूंद कर जयूली निकल पड़ी। स्टेशन से मनाकर तेरे बाबूजी लौटा लाए। मेरा तो भाग्य ही खोटा है। और क्या, छोटी बहू के लिए इतना किया, वह हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। प्रवीर की ही शादी न करने की जिद टूटती तो शायद कुछ मनहूसी करती। अब इन्हें अलीपुर के पांडे जी ने अपने चारों बेटियां इसके सामने धर दी थी कि ले भाई, जो पसंद हो उसी से तेरे फेरे परवा दे। ऐसा भला कोई कर सकता है। उस उदार पिता का पूर्ण परिचय पाने को कली ललक उठी। क्या उदार पांडे जी की चारों अविवाहित परियां अभी भी लल्ला के सामने हाथ बांधे परेड कर रही होंगी। क्या करे, उसका माथा क्यों दुखा जा रहा था, पर कुछ क्षण चुप रहकर भी वह कंठ में अटके प्रश्न को नहीं रोक पाई। तो क्या चारों में से एक भी पसंद नहीं आई। अरे, अब क्या चारों धरी रह गई है बावली। अम्मा कटी सुपारी के लच्छों को निरर्थक ही काटने लगी। चुन्नी मुन्नी सुन्नी तो एक से एक घर चली गई। ऐसे ग्रह थे, सुना उनकी लड़कियों के कि जहां जाए वहां राज करे। किसी का बुधादित्य योग तो किसी का केंद्रस्थ बृहस्पति। अब सबसे छोटी कुन्नी बची है। ऐसी सलोनी छवि है कि बस भूख भागे है देखकर। अभी तो देखकर लौटी हूँ। रंग नक्शा सब एक से एक बढ़कर, बस जरा तंदुरुस्त है। असल में आज बड़ी मुश्किल से मना मनु कर उसे ले गई। पांडे जी का बड़ा आग्रह था कि एक बार कुन्नी को देख भर ले। तब क्या देखा,
कली को अब चौथी पांडे सुता के स्वयंवर की व्यूह रचना में बड़ा आनंद आ रहा था। खाक देखा, अम्मा आंचल को मफलर की तरह गले में लपेट कर बैठ गई। हम सब एक ही कमरे में बैठे रहे। कुन्नी ने ऐन मैन बंगाली लड़कियों की तरह रविंद्र संगीत गाकर सुनाया, स्पंज रसगुल्ले बनाकर हमें खिलाए, पर इसने एक प्याला चाय भी नहीं दी। हमारे शर्म के मेरा सिर झुक गया। क्या सोचते होंगे वे लोग। लड़की बेचारी गाना पूरा गा भी नहीं पाई थी कि बीच से उठकर चला गया बेहया। कहने लगा, मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, तब से गायब है। कली अचानक बिना कुछ कहे ही उठ गई। बरसाती के निकट आती कार का परिचित हॉर्न शायद उसने सुन लिया था। पता नहीं उसे एकांत में अम्मा से खुसुर फुसुर करते देख गृह के विपक्षी सदस्य उसके विषय में क्या सोच बैठे। मैं चलूं अम्मा? सुबह से एक जगह स्थिर होकर 2 घड़ी नहीं बैठ पाई हूँ। आपने ऐसे प्यार से बुलाकर खिलाया न होता तो शायद भूखी सो भी जाती। वह हंसी, पर उसके कांपते होठों के दोनों अस्थिर कोनों को अम्मा ने देख लिया। आगे बढ़कर उन्होंने उसकी दोनों दुबली कलाइयां थाम ली। बाहर से ऐसी आनंदी दिखने वाली लड़की का इतने बड़े संसार में क्या कहीं कोई आत्मीय नहीं होगा। एक बार बड़े संकोच से उन्होंने उसके अजान कुलगोत्र के माता पिता का अता पता पूछने की चेष्टा भी की थी, पर हंसकर ही वह रहस्यमय लड़की प्रश्न को टाल गई थी। फिर स्वयं अम्मा का स्वभाव खोद खोद कर बातें पूछने के पक्ष में नहीं था। घड़ी भर और सुस्ता लेना, उस निगोड़े कमरे में भी तो अकेली ही रहेगी। कली कुछ कहने जा ही रही थी कि जूते की चर मर सुनकर चौकन्नी हो गई। पलक झपकाते ही प्रवीर द्वार पर आकर खड़ा हो गया। सारे चेहरे पर बिखरे धूल भरे बाल और सूखा सा मुंह। अम्मा ने अचकचाकर कली के हाथ छोड़ दिए। अपने इस कुछ न कहने वाले लड़के से वे बहुत डरती थी। जिस लड़की को वे घड़ी भर पहले बाहों में भरकर बार बार पल भर सुस्ताने को आग्रह कर रही थी, उसी से निष्कृति पाने के लिए वे अब मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण करने लगी। यह उनकी मुंह लगी नादान लड़की कहीं लल्ला से कुछ उल्टा सीधा मजाक न कर बैठे। कली एक क्षण को उस लौह पुरुष की कठोर मुद्रा से सहम गई, पर दूसरी क्षण उसने अपने स्वभाव के विपरीत भागे जा रहे चित्त के भीरू अश्व को एक ही कड़े चाबुक से साध लिया। वह मुस्कुराकर द्वार पर खड़े सामान्य से परिचित प्रवीर को बड़ी अंतरंग दृष्टि से देखकर कहने लगी, आज सुना आपने हमारी अम्मा को बहुत परेशान किया। असल में बात यह है अम्मा। वह फिर अम्मा की ओर मुड़ती हंसकर कहने लगी, आपके बेटे बहुत दिनों बाद कलकत्ता लौटे हैं, किसी से ये नहीं जानते कि अब यहाँ मुफ्त में मिली मिठाई ऐसे नहीं छोड़ी जाती है। और वह उसी दर्पपूर्ण मुद्रा में सुडौल ग्रीवा को शुतुरमुर्ग की भांति उठाती बाहर चली गई। अम्मा मन ही मन थर थर कांपती जा रही थी। कनखियों से उन्होंने प्रवीर के तमतमाए चेहरे को देख लिया था। अब हो न हो, आज ही इस अभागी लड़के का बोरिया बिस्तर बाहर पटक कर रख देगा। दोष तो उन्हीं का था। एकांत में कली को बतला दिया होता कि बेटी, मेरे इस दुर्वासा बेटे से कभी भूलकर भी हंसी मजाक मत करना। अब तो जो होना था सो हो गया। क्रोध के मारे प्रवीर सचमुच कांप रहा था। ऐसी सस्ती लड़की के सामने अम्मा ने घर का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अम्मा, वह माँ के एकदम पास आ गया। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, इससे कहो। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि बाबूजी अखबार लिए कमरे में आ गए। क्यों बिगड़ रहे हो बेटा? शांत स्वर के ठंडे छींटों ने क्रोध के उफान को एकदम बिठा दिया। इतने दिनों से बेचारी लड़की यहाँ रह रही है, हमें पता भी नहीं रहता कि कोई रहता भी है। तुम नौकरी में इतनी दूर हो, लड़कियां पराए घर की है, आज है तो कल नहीं। तुम्हारी अम्मा का भी तो जी बहला रहता है, वह भी क्या करेगी। बहू बेटियां होती तो अलग बात थी। कभी टेढ़ी बातें न कहने वाले पिता का तीखा व्यंग्य प्रवीर समझ गया। आज बाबूजी उससे वैसे ही बिगड़े होंगे। पांडे जी उनके एकमात्र मित्र थे, फिर उनकी अभागी पुत्रियों से लदे कल्पतरु की पत्तियां जैसे कभी झड़ती ही नहीं थी। जब घर आता तब सुनता, पांडे जी की एक पुत्री का विवाह हुआ, यह दिया वह दिया, और भाग्यशाली जामातों को अपने खर्चे से विलायत भी भेज दिया। फिर भी एक न एक अविवाहिता पांडे सुता का लुभावना फल उसकी प्रतीक्षा में कल्पतरु पर लटका ही रहता। इस बार की छुट्टियां चौपट करने को भी एक लड़की और बच गई थी। एक तो उस सुयोग्य सुपुत्री की प्रशंसा सुन सुनकर ही उसे चिढ़ हो गई थी। जब देखो तब दोनों बहनें माँ बहनोई उसी का पुराण खोलकर बैठ जाते। 3 विषयों में एमए किया है, बाप के कोट पैंट भी घर में सिलती है, आकाशवाणी से रविंद्र संगीत गाती है, उस पर एकदम कच्चे वयस की न होने पर भी अल्लड़ लगती है। उससे कहो अम्मा अपने बाप के कोट पैंट का सत्यानाश करे, यहाँ मेरा कार्टून बनाने न पधारे। मुझे ऐसी योग्यता ढूंढनी होगी तो दर्जी की बेटी ले आऊंगा। वाह वाह,
घर के सिले कपड़े पहन एम्बेसी में चले जा रहे हैं डिप्लोमेट। इतना भी नहीं जानती अम्मा कि कोई भी समझदार आदमी बीबी के सिले कपड़े नहीं पहनता। अम्मा बेचारी आंखें पोंछती भीतर चली गई थी। उस दिन प्रवीर गाने के बीच से उठ अवश्य गया था, पर चलते चलते उसने कुन्नी की एक झलक देख जरूर ली थी। स्वस्थ गोरी कुन्नी की कर्णचुंबी आंखों के सधे कटाक्ष ने ब्रह्मचारी का अचल हृदयासन क्षण भर को विचलित तो कर ही दिया था। लड़की का कंठ असाधारण रूप से मीठा था। यही नहीं, कमर से भी नीचे झूलती मोटी वेणी, नितंबिनी की मत्त गयंद सी चाल और चमचमाती दंत पंक्ति पिता के वैभव की बैसाखियां लगाए बिना भी बड़ी सुगमता से किसी भी पुरुष के हृदय द्वार की कठिन अर्गला खोलकर प्रवेश कर सकती थी। प्रस्ताव निस्संदेह विचारणीय था। पहाड़ी समाज में ऐसी लड़कियां सहज में नहीं जुटती। पांडे जी के यहाँ उसके पूरे परिवार को किस लिए निमंत्रित किया गया था, यह वह खूब समझता था। 2-3 वर्ष पहले की बात होती तो शायद वह भड़क उठता, पर अब संपन्न ग्रह का सूर्य अस्तगामी दिशा की ओर डूबता जा रहा था। जया के पति की लज्जा स्वयं उन सबकी लज्जा बन गई थी। पांडे जी के साथ संबंध हो जाने पर वह दामोदर को समय रहते उबार सकता था। पांडे जी के पिता का प्रशासन में भी बहुत गहरा प्रभाव था। अभी भी आए दिन वे अपने प्रभाव का चेक बनाते रहते हैं। पिता ने कहा था, उनकी लड़कियों के लिए कभी लड़कों का अभाव नहीं रहता। स्पष्ट था कि बाबूजी उसके काबुल जाने से पहले उसे सगाई के बंधन में बांधना चाहते थे। इसी से बार बार अम्मा के लड़की को एक बार देख लेने के आग्रह को प्रवीर टाल नहीं पाया। एक तो जया के दुर्भाग्य को लेकर अम्मा दिन रात घुलती जा रही थी। न हो थोड़ा मन बहलाव ही हो जाएगा, फिर देखने में भला क्या दोष था। कोई आंखों की शक्ति तो कम नहीं हो जाएगी। आज तक क्या उसे एक भी पहाड़ी लड़की पसंद आई थी जो यह आ जाएगी। एक बार देख लेने भर उसमें एक न एक नुक्स निकाल कर वह प्रस्ताव को खोटे सिक्के सही फेर देगा। बस फिर छुट्टी। न पांडे जी की कोई पुत्री ही फिर रह जाएगी, न पैदा करने की उम्र ही रह जाएगी। यही सोचकर वह माँ बहनों के साथ बिना आपत्ति के ही चल दिया था। तो चतुरा जया का माथा ठनका। देख लेना अम्मा, दद्दा हमें बुद्धू बनाने जा रहे हैं। पहले से ही तय कर लिया हुआ कि लड़के नापसंद कर देंगे। छोड़ो भी दीदी, माया बड़ी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें तो अच्छी बात आजकल सूझती नहीं। मैं भी देखो कुन्नी में क्या नापसंद करते हुए। ओढ़ने वाले ओढ़ ले, बिछाने वाले बिछा ले, ऐसी लड़की है कुन्नी। बात माया ने पते की ही कही थी। लड़की में कहीं कोई दोष नहीं था। भरे भरे अंगों का सौष्ठव उठते बैठते गदराते यौवन की किरणें से छोड़ता था। गाने को वो रविंद्र संगीत ही गाती थी, पर छठी दष्टौन और घुड़चढ़ी के अनमोल गीतों से दिशाएं गुंजाती। वह अपने स्वस्थ पुष्ट हथेली की चोट से ढोलक को दमामे सा गुंजा देती, तो पर्वती समाज की अधिकांश पार्श्व गायिकाएं धराशायी हो जाती। तब बुलंद आवाज में किसी दक्ष कव्वाल के से तार सप्तक को छू लेने की प्रतिभा चमकने लगती। ऐसे मधुर कंठ की स्वामिनी, जो अतुल प्रसाद और रविंद्रनाथ के सुमधुर संगीत का मधु घोलकर बंगवासियों को भी सम्मोहित कर लेती है। बन्नी की दादी को ले गया मुसल्ला, मोहल्ले में शोर मचा रे, गाकर किसी भी संस्कार उत्सव को रंगीन बना सकती है। यह देखकर माया दंग रह गई थी। उसने प्रतिभाशाली ने कुन्नी के दोनों रूप देखे थे। रविंद्र साहित्य वासर में कितनी तालियां बजी थी उसके गाने पर। जब यहाँ राजेश्वरी दत्ता, कनिका देवी और सुचित्रा मित्रा जैसे प्रसिद्ध रविंद्र संगीत की सुगायिकाएं भी उससे पहले गाना गा चुकी थी। फिर तिवारी जी के बेटे की घुड़चढ़ी में उसके गाए बनने सुनने को पूरा जनवा सा उलट पड़ा था, और एक बाराती तो टेप रिकॉर्ड ही खोल कर बैठ गया था। रंग रंग कर मरे जाते हो ना दद्दा, देखना जरा उसका कॉम्प्लेक्शन। हम सब हबशीने न लगी उसके सामने तो मेरा नाम बदल देना। क्या हाइट है उस पर, एकदम 5 फीट 4 इंच। अच्छा अच्छा, रहने दे। प्रवीण ने उसे झिड़क दिया था, पर फिर भी वह चुप नहीं हुई। हाइट ही से तो कुछ होता नहीं, मांस भी ठीक ठीक चढ़ाया भगवान ने। न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, एकदम सतर चाल। हमारे पहाड़ की लड़कियों की तरह कंधे झुकाकर नहीं चलती लड़की। हमें तो अम्मा ने कभी सीधे होकर चलने भी नहीं दिया। फिर रही सही कसर ससुराल में पूरी हो गई। पति की ओर व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष से देखकर वह साड़ी बदलने चली गई थी। पांडे जी के विराट ग्रह की शोभा दर्शनीय थी। उनकी महलनुमा कोठी किसी राजस्थानी नरेश ने बड़े शौक से अपनी नई पत्नी के लिए बनवाई थी। पहले ही प्रसव में सुकुमारी रानी चल बसी, और अध बनी कोठी को मिट्टी के मोल बेचकर नरेश विदेश चले गए थे। दीवारों पर यामिनी रॉय के चित्रों की चौकोर बड़ी बड़ी आंखों की एक लंबी कतार दूर तक चली गई थी। दूसरी ओर अत्याधुनिक चित्रकारों द्वारा चित्रित विचित्र शैली के तांत्रिक प्रतीकों को प्रवीर ने देखते ही पहचान लिया।
शायद गृहस्वामी स्वयं भी उनकी दुरूह रेखांकित विषय आकृतियों को नहीं समझते होंगे। पांडे जी स्वयं उनकी आगमनी में नम्रता से दूरे होकर रह गए थे। मैं अभी अभी कुन्नी की माँ से यही कह रहा था कि आज यह निश्चय ही हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल है जो आप सपरिवार यहाँ पधारे हैं। झुककर उन्होंने ठेठ पहाड़ी कायदे से अम्मा के चरण छूकर दोनों हाथ माथे से टिका लिए थे। वाचाल मुखर बातों के इंद्रजाल में अतिथि को पल भर में बांध लेने वाले चुकने चुपड़े चेहरे और चमकते माथे के स्वामी हसमुख पांडे जी ने बड़े प्रेम से प्रवीर को अपने पास सोफे पर बिठा लिया था। प्रवीर को इस प्रकार बरबस खींचकर अपने पास बिठा लेने में पांडे जी को जरा भी संकोच नहीं हुआ, पर प्रवीर को ऐसे प्रेम प्रदर्शन का अभ्यास नहीं था। वह जरा हटकर बैठने की चेष्टा कर ही रहा था कि पांडे जी बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाकर कहने लगे, अब के विदेश मंत्रालय पर जोर डलवाकर तुम्हें सेंटर में बुलवा लेंगे। उस व्यवसाय पटु कुटिल व्यक्ति के चरित्र की सारी कुटिलता बड़े स्पष्ट अक्षरों में उसके चेहरे पर निखर आई थी। उसकी अस्थिर गतिविधि देखकर प्रवीर दंग रह गया था। जो एक क्षण भी सोफे पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, वह दफ्तर के नीरस बही खातों में घंटों तक डूबा दत्तचित्त होकर कैसे बैठा रहता होगा। जितनी देर प्रवीर वहां बैठा रहा, पांडे जी को जैसे 100 पिस्सू काटे जा रहे थे। कभी उछलते, कभी दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधे उछल कर सोफे पर पालथी मारकर बैठ जाते। जब प्रवीर रस्मी कुश्ती के बीच से अचानक उठकर चला आया तो बहनों का दिल डूब ही गया। अकेली अम्मा को कुछ विशेष निराशा नहीं हुई थी। अपने अकड़ू पुत्र की रुचि को वे उसे गर्भ में रखकर भी क्या नहीं जानती। पांडे जी की दुविधा कितनी गुणी सुंदरी सौम्यानना क्यों न हो, ऐसे कुटिल व्यक्ति का जामाता बनना वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। पर बड़ी देर तक इधर उधर घूम घाम कर वह माँ को अपनी स्वीकृति के सरप्राइज का तोहफा ही देने आया था। घर आते ही अम्मा के साथ उस विष कन्या को देखकर वह बिफर गया। ऐसी बेहया लड़की उसने कभी नहीं देखी। सब कुछ जानकर भी कैसे अनजान बनती है। अम्मा न होती तो शायद वह उसे वहीं पर मजा चखा देता। ठीक है, वह भी अम्मा के सामने एक ही शर्त रखेगा। विवाह की स्वीकृति के साथ ही अम्मा को इस दस्यु कन्या को घर से बाहर कर देना होगा। जो चलती ट्रेन के राह चलते निरीह यात्रियों की जेब कतरी कर सकती है, वह गृह की स्थायी सदस्य बनकर भोली अम्मा को कभी भी दिन दहाड़े लूट सकती है। पर दूसरे ही दिन उठते ही जिसे बाहर निकालने का निश्चय प्रवीर ने किया था, वह स्वयं ही उसके कुछ कहने से पहले ही कहीं चली गई थी। द्वार पर लटके बंद ताले को देखकर उसने चैन की सांस ली। अब वह अम्मा के वर्षों से मुरझाए म्लान चेहरे पर अपनी अप्रत्याशित घोषणा से आह्लाद की रेखाएं खींची देखना चाह रहा था। कितने दिनों बाद उसे अपने ग्रह का एकांत मिला था। अब वह जैसे चाहे वैसे ग्रह का निरंकुश सम्राट बन लुंगी बांधे इधर उधर घूम सकता था। सामने का कमरा उस दुरंत छोकरी को देखकर अम्मा ने घर की प्राइवेसी खत्म कर दी थी। जया और दामोदर का मनोमालिन्य भी इधर खतरनाक तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था। जैसे दब्बू पालतू कुत्ता भी मालिक की शह पाकर अपने छेड़ने वाले की ओर दांत दिखा दिखाकर धमकी से गुर्राने लगता है, ऐसे ही जया भी अब मायके की देहरी में आकर दिन रात निठल्ले पति पर गुर्राती रहती। उसके कमरे से सटा प्रवीर का कमरा था और उसकी एक संकरी सी गैलरी के व्यवधान के बाद पड़ता था कली का कमरा। जैसे वह बहन बहनोई के क्रोध में ऊंचे उठते स्वर को सुन लेता था, वैसे ही निश्चय वह अपरिचिता भी सुनती होगी। मध्य रात्रि की निस्तब्धता में गूंजते बहन के अमानवीय आरोप सुनकर कभी कभी उसके जी में आता वह दामोदर की गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दे। क्या यह सचमुच संभव था कि वह सुदर्शन व्यक्ति हृदय का ऐसा काला था? और भला यह जया की भी कैसी मूर्खता थी। 8-9 वर्ष की पुत्री के साथ सोती है। क्या माता पिता की नित्य की चकचक वह नहीं समझती होगी? वह समझे या न समझे, एक सर्वथा पराई अनजान लड़की प्रवीर से अब तक संभ्रांत प्रतिष्ठित कुल की क्रमशः मलिन पड़ती मर्यादा को देख ले, वह यह नहीं चाहता था। अपने विवाह की शर्त के साथ वह यही कड़ी शर्त रखेगा, तभी उस छोकरी से पीछा छूटेगा। पर अम्मा से कहेगा कैसे? वर्षों से विवाह के लिए ना ना कहते कहते अब अचानक माता पिता की पसंद की गई लड़की के लिए स्वीकृति देने में उसे बार बार गहरी पराजय का परिताप संकुचित किए जा रहा था। क्या कहेंगी दोनों बहनें? जया कुछ कहे न कहे, माया निश्चय ही एकांत में नवीन से कहेगी, देखा ना, क्या कहा था मैंने? पुन्नी को एक बार देख लेने पर भला कोई ना कर सकता है। पर पूरे घर में माया ही एक ऐसी थी जिसके मध्य से वह अम्मा तक अपनी स्वीकृति पहुंचा सकता था। पहले उसने माया को एकांत में बुलाकर अपना निश्चय सुनाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई। सच कह रहे हो या फिर अपना कोई उठ पटांग मजाक दोहरा रहे हो? सच कह रहा हूँ। जा, अभी जाकर अम्मा से कहा, पर देख, अम्मा से कहना इसके साथ मेरी एक शर्त भी माननी होगी।
माया को फिर किसी भी शर्त को सुनने का अवकाश ही कहाँ था। क्षण भर में जैसे किसी ने पूरे घर की उदासी को उल्लास की अदृश्य जादुई छड़ी फेरकर दूर भगा दिया था। पांडे जी फोन पर शुभ समाचार पाते ही मिनटों में मोटर भगाते कई टोकरियों में फल मिठाई भरकर स्वयं चले आए थे। यह सब क्यों ले आए आप? अम्मा ने सकुचा स्वर में कहा तो वे बनावटी क्रोध से तुनक उठे। वाह जी वाह, यह तो वस्त्राभावे पुष्पम है। भला खाली हाथ अपने समदिन क्या चला आता? फिर कुन्नी की माँ ने झटपट पतरा भी देख लिया। बोली अच्छा दिन है, लगे हाथों सगुन भी कराइए। लाल मखमली थैली में वे 2 सोने की भारी मोहरें भी लेते आए थे, एक समधी के लिए, दूसरी जामाता के लिए। घर के दोनों दामादों की हथेलियां भी पर्याप्त धनराशि से गर्म कर चलते चलते रविवार की दावत का निमंत्रण भी देते गए थे। तीनों लड़कियों को तार कर दिया है। सोचता हूँ उस दिन कुछ मिलने मिलाने वाले को न्योत कर सगाई की एक फॉर्मल दावत दे डालूं। असल में हमारी कुन्नी सब इष्ट मित्रों की बेहद मोह लगी है। इसी से सब बड़े कीन है हमारे भाभी जमाई राजा को एक बार देख ले कि हम उनकी दुलारी कुन्नी के लिए सुपात्र जुटा पाए हैं या नहीं। फिर उनकी आंखें चौंधियाने का कुछ हमारा भी तो ओछापन है। बड़े अपनत्व से उन्होंने सुदर्शन जामाते की चौड़ी पीठ थपथपाई और बार बार सपरिवार पधारने का मीठा निमंत्रण देकर चले गए। दिन भर की भागदौड़ और आकस्मिक उत्तेजना ने अम्मा को हंफा दिया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली, इसका 10वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा। बड़ा ही रोचक उपन्यास है। लाइक और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा और उपन्यास से संबंधित अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।